नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। जैसा कि ये शायद परसों की ये रिपोर्ट है और हमारे देश के लिए बहुत ही ये सुखद समाचार है कि जो तिमाही है 2021 का अप्रैल जून वाला 3 महीने वाला, इसमें हमारा जो विकास दर है वो 21 के आसपास है या 20 के आसपास है। मतलब कि हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है और तेज़ी से लौट रही है, इसके अच्छे संकेत हैं। और यह सभी भारतवासियों के लिए सुखद विषय है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से वापस पटरी पे आ रही है, माने जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बाउंस बैक कर रही है। और ये हर एक भारतीय के लिए ये सुखद विषय है, लेकिन देश के गद्दारों के लिए जो है ये उनके लिए जलन है, उनके लिए विषय है। और उसमें सबसे बड़ा गद्दार कौन है? जीएनपीसी का गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी का राहुल जो है सबसे बड़ा गद्दार है। वो कह रहा है कि ये झूठा है। ये राहुल गांधी है कौन? जो कि 24 घंटा झूठ और अफवाह ये बोलते रहता है। ये राहुल गांधी कौन है? डोकलाम के मुद्दे पर 2.5 साल पहले जब भारत और चीन के बीच में पिछले साल जो लद्दाख के साथ हुआ था, उसी तरह से भारत और चीन के बीच में युद्ध और तनातनी जैसी स्थिति बनी हुई थी। उस दौरान अपने दुश्मन चीन के राजदूत से ये रात के अंधेरे में रात के 12 बजे चोरी छुपे ये मिलता है। हमारे देश के लोग जाने कि इससे बड़ा गद्दार कौन हो सकता है। और पहले तो वो इनकार करता रहा कि हम नहीं मिले हैं। जब काफ़ी उसको घेरा गया मीडिया के लोगों ने और इत्यादि लोगों ने घेरा, तब जाके कबूला उसको कि वो दुश्मन चीन के राजदूत से रात के 12 बजे अंधेरे में चुपके चोरी छुपे वो मिला है। ये वो गद्दार है राहुल। अपने किसी नेता से हमारे देश के सेनाध्यक्ष को सड़क का गुंडा कहलवाता है और दुश्मन पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को गले लगाने के लिए अपना दूत नवजोत सिद्धू को भेजता है। हमारे देश के लोग जाने, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम जाने कि इससे बढ़ के गद्दार कौन होगा? राहुल गांधी से बढ़कर के।
आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए जब हमारी सेना, हमारी फौज जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक करती है, हमारी फौज के शौर्य, पराक्रम, मनोबल को नीचा दिखाने के लिए ये गद्दार राहुल सबूत मांगता है। और फिर हमारी जो वायुसेना आतंकी ठिकानों और शिविरों को नष्ट करने के लिए बालाकोट में पाकिस्तान के अंदर घुस करके जब एयर स्ट्राइक करती है, तो फिर ये गद्दार राहुल गांधी फिर सबूत मांग करके हमारे वायुसेना या हमारी सेना के, हमारी फौज के शौर्य, पराक्रम और मनोबल को नीचा दिखाने का ये कुत्सित प्रयास करता है ये गद्दार राहुल गांधी। इसके स्वभाव में अक्सर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और जिस तरह की बातें बोलता रहता है, उन्हीं बातों को आधार बना करके पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान का पॉलिटिकल वो एस्टेब्लिशमेंट, राजनीतिक माहौल सब इन्हीं की बातों को लेकर के भारत के खिलाफ वो इस्तेमाल करते हैं। कितना बड़ा गद्दार है राहुल। लद्दाख के मामले में पिछले साल वो चीन के पक्ष में और भारत के खिलाफ हमेशा जो है वक्तव्य वो देता रहा। वो इतना बड़ा गद्दार है राहुल गांधी। और देश को नहीं भूलना चाहिए कि ये राहुल गांधी है कौन। इसी के बाप के नाना ने जो है हमारे देश की जमीन 42,000 वर्ग मील युद्ध के बहाने 1962 के युद्ध के बहाने, जिसमें चीन को अक्साई चीन से जो लद्दाख का हिस्सा है वो दे दिया है। हमारे देश के लोग पहले इस गद्दार राहुल से उसका हिसाब मांगे। राहुल गांधी से मांगे, सोनिया गांधी से मांगे, प्रियंका गांधी से मांगे। और इतना ही नहीं, उसके बाप का नाना इतना बड़ा गद्दार था कि तिब्बत भी मिलने के लिए बिल्कुल तैयार था, उत्सुक था। उसको ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू वो मिलने नहीं दिया। और उसको जो तिब्बत भारत में मिलना चाह रहा था, चीन के नरसंहारी विस्तारवादी मैंने वो जो है वो इस तरह से गतिविधियों से डर करके तिब्बत भारत में मिलना चाह रहा था। तिब्बत का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2/3 है, इतना बड़ा है उसका क्षेत्रफल। वो भारत में मिलना चाह रहा था। ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू माने अपने देश में, भारत में न मिला करके चीन के हवाले कर दिया। मैंने इस गद्दार राहुल गांधी के बाप का नाना। देश के लोग जो है इससे पूछें, नेपाल भी उसी मैंने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की नरसंहारी विस्तारवादी गतिविधियों से डर करके भारत में मिलना चाह रहा था। 1949 में नेपाल के राजा थे त्रिभुवन सिंह, उन्होंने प्रस्ताव दिया था। ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू नेपाल को भी नहीं मिलाया। इसी गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के कारण पाकिस्तान बना। फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश बना। बांग्लादेश बनने पर ये कांग्रेसी चमचे ये एक हवा बनाते हैं कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। इसका जवाब नहीं देते हैं कि पाकिस्तान किसने बनवाया। पाकिस्तान जो है गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने बनवाया। तो देश को जवाब देना चाहिए इन कांग्रेसी चमचों को, जीएनपीसी के चमचों को, कि यदि पाकिस्तान ही नहीं बना होता तो बांग्लादेश क्यों बनता। और जरा कल्पना करिए, पाकिस्तान न बना होता, बांग्लादेश भी न बना होता। और यह भी देश को जानना चाहिए कि जिसमें बांग्लादेश का निर्माण हुआ
मुजीबुर रहमान वहाँ के नेता थे बांग्लादेश के, उन्होंने ऑफर किया था कि हम भारत के साथ ही रहना चाहते हैं। ये गद्दार इंदिरा गांधी भारत में नहीं मिलेगी। यदि वो बांग्लादेश भारत के साथ होता, नेपाल भारत के साथ होता, तो जो ये चिकन नेक की बात होती है, मतलब कि पश्चिम बंगाल से आगे चलिए बिहार के बाद, तो उधर से नेपाल, इधर से बांग्लादेश, वो जो है करीब 70 किलोमीटर, 60-70 किलोमीटर लंबा और 18 किलोमीटर ही चौड़ा, बहुत नाजुक है वो एक रास्ता है। और नक्शे में देखेंगे तो वो एक मुर्गी या मुर्गा के गर्दन की तरह दिखता है। उसी को ये पॉलिटिकल लैंग्वेज में बोलते हैं चिकन नेक। जितने भी देश के दुश्मन हैं, उनकी देश के दुश्मन जो भारत के अंदर हैं, और जितने भी देश के दुश्मन भारत के बाहर है, वो अंतर्राष्ट्रीय जो दुश्मन हैं भारत के, वो इसी चिकन नेक की ही बात करते हैं। सरजील अहमद था ना, वो किसी यूनिवर्सिटी में बोल गया था कि यदि हम चिकन नेक को काट दें तो पूरा पूर्वोत्तर भारत जो है वो शेष भारत से कट जाएगा। डोकलाम में जो ये सड़कें डोकलाम में जो ये सड़कें बनाना चाह रहा था चीन, वो चिकन नेक की ही बात थी कि चिकन नेक से हम काट देंगे तो पूरा पूर्वोत्तर भारत कट जाएगा। तो चिकन नेक की समस्या न होती यदि ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू, गद्दार मोहनदास, देश के गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने पाकिस्तान नहीं बनाया होता, बांग्लादेश भी नहीं बनता। फिर ये गद्दार इंदिरा गांधी जो कि बांग्लादेश नया बनाया था, वो भारत के साथ रहने की इच्छा प्रकट की थी। और ये गद्दार इंदिरा गांधी ने उस बांग्लादेश को भारत के साथ नहीं मिलाया। उसी कारण ये चिकन नेक बन गया, नेपाल की ओर से भी और बांग्लादेश की ओर से भी। ये दोनों बहुत ही इतिहास में आप सभी लोग ढूंढ लेंगे, इनसे बड़ा कोई गद्दार है नहीं। इनकी हमें अपने भारत के खिलाफ गद्दारियों की जो है वो लंबी फहरिस्तें हैं, कोई तुलना नहीं है। लेकिन दुख इस बात का है कि कोई भी बौद्धिक वर्ग, कोई भी मीडिया, कोई भी राजनेता इनकी गद्दारी को बेनकाब करने के लिए आगे नहीं आ रहा। हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से उनका सारा दिमाग बस इसी पर लगा हुआ है कि इस देश की समस्याओं की जड़ में वो जो है सिर्फ मैंने जो मानसिकता काम कर रही है, मानसिकता जो है कट्टरवादियों के जकड़ में है। कट्टरवादियों की ये सोच है। हम नहीं कहते हैं कि पूरे हिंदू सनातन आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों की पूरी सोच होगी, लेकिन जो कट्टरवादी सोच है जो कि उस पूरे समाज पर हावी होना चाहती है, तो वो कट्टरवादी सोच जो है ये सिखा रही है कि देश की समस्याओं के लिए ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार जवाहरलाल नेहरू वो जिम्मेदार नहीं है, ये मुसलमान जिम्मेदार। इस तरह की मैनिया वो फैला रहा है। अब देखिए, देश के गद्दारों को इस तरह से बचाना और इस तरह की एक साजिश और जो है बहुत बने घिनौनी किस्म की ये कंस्पिरेसी कि इन गद्दारों को बचाने की। वैसे तो एनपीसी ने खुद अपनी गद्दारी को छुपाने के लिए उसने अलग से एक बहुत बड़ी साजिश जो है अपने जो है यानी इंटेलेक्चुअल्स की, बुद्धिजीवियों की, मीडिया की और फिर पत्रकारों की एक फौज बना दी, जो कि इसके सारे इन सबों के सारे गद्दारी के पापों को ढकें और इनका महिमा मंडन करते रहें, इनकी भटैती करते रहें। वो बुद्धिजीवी वर्ग, वो मीडिया वर्ग
वो पत्रकारों का गिरोह हमेशा से जो ये वो कौन है, ये सब ये जो जेएनपीसी है, ये देश को बांटने वाली ही नहीं है। देश को तो इसने पाकिस्तान तो इसने बनवा दिया। इसके बाद फिर इस भारत को भी जो शेष भारत बचा उसको भी बांट बांट करके तार कर दिया। भाषा के आधार पर ये गद्दार नेहरू प्रांत बनवा करके आज भाषाई कट्टरता और भाषा के आधार पर प्रांतिक कट्टरता मतलब कि वो प्रेमिशलिस्टिक फंडामेंटलिज्म, लिंग्विस्टिक फंडामेंटलिज्म, ये दोनों कट्टरताओं की जड़ में कौन है? वो गद्दार नेहरू है, जिसने भाषा के आधार पर प्रांत बनवाया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। जब मैं केरल में सर्विस कर रहा था तो काफी लोगों ने कहा कि साहब इस तरह की जो कट्टरता और कट्टरता का एक तांडव दिखता था। कावेरी जल विवाद को लेकर के कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में वो दुश्मनी, वो वैमनस्य, खास करके बंगलौर सिटी में और चेन्नई सिटी में या मद्रास सिटी में देखने को मिलता था। वो वैमनस्य जो है, जितना कि भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं दिखता होगा, बहुत घिनौना रूप। और सब कह रहे थे इसके जड़ में कौन है? दक्षिण भारत के लोग हैं, इसके जड़ में वही नेहरू है, जिसने कि भाषा के आधार पर इसने प्रांत बनवाया। चूंकि वह इस देश का दुश्मन था। तो पाकिस्तान बनवाने के बाद भी इस भारत को भी बांट करके तार कर दिया है, कमजोर से कमजोर। भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर, फिर जातिवाद को बढ़ावा दिया, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, क्षेत्रवाद, समूहवाद, तमाम व्यक्तिगत स्वार्थवाद और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षावाद, तमाम तरह की बातों से भारतीय समाज को, माने इंडियन बॉडी पॉलिटिक बोलते हैं अंग्रेजी में, उसको तार कर दिया। तो इतने बड़े दुश्मन हैं, लेकिन इनकी इस असलियत को बीजेपी कभी नहीं रखती है। बीजेपी भी इन्हीं सब के बराबर इस देश की सबसे बड़ी गद्दार पार्टी है, क्योंकि इन गद्दारों की रक्षा करने के लिए। और उसी तरह आरएसएस, सिर्फ आरएसएस और बीजेपी गद्दार नहीं है। ये हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज का पूरा बौद्धिक वर्ग हमेशा जो है इस जीएनपीसी के हमेशा पापों अंधभक्ति के रूप में हमेशा जो है इतने बड़े गद्दार को हमेशा जो वोट देता रहा। लेकिन ये भी सत्य है कि सिर्फ जीएनपीसी जो है सिर्फ इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के वोट से नहीं वो जीतती थी। सवर्ण कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों का एक बड़ा हिस्सा, खास करके ठाकुर, राजपूत, क्षत्रिय कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों का एक बड़ा तबका, ब्राह्मण कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों का एक बड़ा हिस्सा, और दक्षिण भारत में वो जानते हुए, दक्षिण भारत में रहने वाले जो आदरणीय भारतीय भाई बहन, वो जानते हुए कि यह देश के सबसे बड़े अभिशाप है, तब भी इस देश के दुश्मन जीएनपीसी को के हमेशा साथ में रहे। और सन 1977 के चुनाव में जबकि उत्तर भारत से 300 सीटों में महज इस जीएनपीसी को महज 9 सीट मिली थी, 300 में से सिर्फ 9। उस समय भी दक्षिण भारत के हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इस यानी घोर देश के दुश्मन जीएनपीसी को वो जो है उसको संभालने से या उसका साथ देने से जो है वो ये राष्ट्रीय अपराध करने से पीछे नहीं रहे। ये सबसे बड़ा दुख है। वो तो जो जीएनपीसी तो जो माने जो देश के दुश्मन है ही, हमारे भारतीय भाई बहनों को जो तबका जो उनको समर्थन दे रहा है,
ये एहसास होना चाहिए कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय अपराध है। उस राष्ट्रीय अपराध का बोध जो होने की परम आवश्यकता है। इस बात को कई बार बताया भी गया है, जिसे केरल के लोग बाकी और चीज़ों में वह इस देश के लिए अनुकरणीय है। बहुत ही खूबसूरत वो हमारा मैंने अपनी मातृभूमि का भूखंड है, और हमारे जो भारतीय भाई बहन भी उनकी सोच भी बहुत जो है बहुत बेहतरीन है। मुल्क के लिए, देश के लिए भी सोचते हैं। प्रांतीय कट्टरता जो है सबसे कम है केरल में। ये सारी बातें हैं। और साक्षरता, लिटरेसी भी वो 100% की है। लेकिन सारी बातें होते हुए भी जिनको चुनते हैं, ये सबसे बड़ा नेशनल ब्लंडर है, राष्ट्रीय अपराध है कि देश के दुश्मनों को चुनते हैं वो। या तो या तो एनपीसी को, कांग्रेस को, या वामदलों को। इतनी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की अपेक्षा है उन आदरणीय भारतीय भाई बहनों से कि देश के दुश्मनों को जागरूकता तो ये कहती है, और नेशनल कॉन्शियसनेस ये कहती है, देशभक्ति ये कहती है कि ऐसे गद्दारों को लात मार करके देश के बाहर निकाल देना चाहिए। जागरूकता तो ये कहती है। दुख तब होता है कि इनको लात मार करके बाहर निकालने के बजाय हम इनको अपना चहेता बनाते हैं, हम इनको चुनते हैं, हम इनको चुन करके एमएलए बनाते हैं, हम इनको चुन करके एमपी बनाते हैं, हम इनको चुन करके इनकी सरकार बनाते हैं। ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय अपराध, नेशनल ब्लंडर है, जो कि हमारे पढ़े लिखे लोगों के द्वारा हो रहा है। SC/ST एक्ट पर जो 3 साल पहले या 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि भाई उस एक्ट में ये जो प्रावधान है कि बगैर इंक्वायरी के सिर्फ कंप्लेंट के आधार पर, शिकायत के आधार पर किसी को कोई गिरफ्तार हो जाए, यह बिल्कुल न्यायपूर्ण नहीं है। शिकायत के बाद जांच हो, जांच में कुछ सामग्री हो, तथ्य हो, उसके आधार पर गिरफ्तारी की जाए। यदि उसमें तथ्य है तो गिरफ्तार किया जाए, और यदि तथ्य उसमें नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं। इस तरह का उसने जो प्रावधान उसको दिया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, उसको वो हटा दिया। ये गद्दार राहुल गांधी इस बात को पूरे देश में घूम घूम कर प्रचार किया कि मोदी जी ने जो है अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण ही खत्म कर दिया। जरा फिर से इसको जरा समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में उस प्रावधान को स्ट्राइक डाउन किया कि बगैर इंक्वायरी के ही सिर्फ शिकायत के आधार पर, कंप्लेंट के आधार पर किसी की गिरफ्तारी हो जाएगी, और जो कि न्यायपूर्ण लगता भी नहीं है। और न्याय की दृष्टि से जो सुप्रीम कोर्ट ने किया उसको ये राहुल गांधी झूठा जो है अफवाह फैलाने वाला, ये जो है पूरे देश में प्रचार किया कि मोदी जी ने मैंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का, मैंने SC और ST का रिजर्वेशन, आरक्षण खत्म कर दिया। इतना झूठ बोलता है। पिछले साल जो है लद्दाख के मामले में जो ग्लोबल टाइम्स है चीन का, वो एक जन प्रोपेगेंडा मशीन खुद है। उसी की बातों को उठा करके, और वो हमेशा भारत के खिलाफ जो है झूठ और अफवाह फैला रहा था। उसी बातों को उठा करके फिर ये कुछ पाकिस्तान के मीडिया और खुद ये राहुल गांधी भारत के खिलाफ और चीन के पक्ष में जो है माहौल बनाकर भारत के खिलाफ। और कौन भारत? जिस भारत से उसको सम्मान मिलता है, जिस भारत का वो खाता है, जिस थाली में खाता है, उसी में छेद करता है ये गद्दार राहुल गांधी चीन के पक्ष में। और अंदर जाइए, और ऐसा वो क्यों कर रहा था? इसलिए कि वो इसकी जो पार्टी है JNPC ने, जब सोनिया मनमोहन की जो यूपीए जो सरकार थी 2004 और 2014 के बीच में,
तो जीएनपीसी ने गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी कागज, जिसे आप लोग भूल भ्रम या गलती से कांग्रेस कहते हैं, इस कांग्रेस पार्टी का कम्युनिस्ट पार्टी अफसाने से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता हुआ और उससे रिश्वत लिया राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए। उस रिश्वत के एवज में यह चीन के पक्ष में भारत के खिलाफ गद्दारी कर रहा था। देश के लोग समझे कि इससे बड़ा गद्दार कौन हो सकता है। आज वो गद्दार हमारे देश का प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश रखता है। कुछ उसके चमचे उसको देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और वही गद्दार कह रहा है। उसको देश की अर्थव्यवस्था जब पटरी पे आ रही है तो उसको खुशी नहीं हो रही, वो कह रहा है कि ये झूठा है। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, यदि हम इतना ही वर्णन कर रह जाएं तो हमारे मुल्क के साथ और अपने भारतीय आवाम के साथ ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। इनको इस तरह की गतिविधि करने का, चलाने का छूट, प्रोत्साहन कौन दे रहा है? मोदी जी दे रहे हैं। राहुल गांधी इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है इस समय का, लेकिन उनका हौसला बढ़ाने के लिए, गद्दारी करने का हौसला बढ़ाने के लिए मोदी जी और मोदी जी की सरकार, आज तक कोई भी बीजेपी का नेता, कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता, कोई भी मंत्री इनको गद्दार नहीं कहता है। गद्दार यदि कहता भी है तो सिर्फ इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का कोई प्रवक्ता उसको मिल जाता है, उसको गद्दार कहते हैं। ये इनके मानसिक रसातल यानी साइकोलॉजिकल एबिस का सबसे बड़ा नमूना है बीजेपी वालों का। और यही मानसिकता जो है अब अपने मुल्क के खिलाफ बहुत बड़ी गद्दारी है। जब गद्दारी की बात कही जाती है तो बीजेपी वाला ये मैं कहता हूं तो पूरी प्रामाणिकता के साथ कि बीजेपी की देश के साथ गद्दारी है और भी राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए। तो यदि बीजेपी वालों की यदि हिम्मत है, नैतिक साहस है तो भारतीय जनता दल के इस एसर्शन को कि भाई कि बीजेपी जो है इन देश के गद्दारों को जो रक्षा कर रही है और देश के गद्दार खासकर राहुल गांधी देश के दुश्मन और गद्दार के रूप में बेनकाब ना हो, इसकी साजिश कर रही है और इसकी साजिश करने के कारण बीजेपी इस देश की सबसे बड़े गद्दार बन गई है। यदि ये बात इसमें ये गलत आपको लगती है तो भारतीय जनता दल को सामना करने का नैतिक साहस दिखाएं, तब हम देश को बता देंगे कि ये बीजेपी वाले, जीएनपीसी वाले इस मुल्क के खिलाफ कितने बड़े गद्दार हैं। और इसी जीएनपीसी का जो नवजोत सिद्धू बना है ना, पंजाब प्रदेश कमेटी का अध्यक्ष जो बना है, उसने एक सलाहकार नियुक्त किया, कोई बलविंदर करके, यानी पूरा नाम तो मैंने इसमें याद नहीं पड़ रहा है। वो कह रहा है कि कश्मीर पर भारत कब्जा करके बैठा है। देखिए, सिर्फ बलविंदर की बात नहीं है, ये पूरी जीएनपीसी की मानसिकता दिखाती है कि कितने बड़े दुश्मन हैं। इसी देश में चुनाव लड़ते हैं, इसी देश के द्वारा जो है जनता इनको चुन करके इनको सम्मान देती है और उसी के साथ ये गद्दारी करते हैं जीएनपीसी वाले। वो जीएनपीसी का फिर बाद में नौटंकी कि उसको इस्तीफा ले लिया फलाने, ये सब नाटक है। किसी से जो है देश के खिलाफ जो है वो माने देश के खिलाफ गद्दारी करवाना और फिर उसमें लिपापोती जो है कि उसको इस्तीफा ले लिया, उसको हटा दिया, सब बिल्कुल नाटक। उससे इनकी मानसिकता दिखती है कि ये देश के कितने खतरनाक दुश्मन हैं जीएनपीसी वाले। कह रहा है कि भारत कश्मीर पर कब्जा करके बैठा है। यार देखिए, अरे वो तो है ही, भारत तेरे टुकड़े होंगे
और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका समर्थन किया था इसने, राहुल गांधी ने। जरा सोचिए ना। और इसके इस वक्तव्य पर देश में कोई शोर नहीं, लेकिन एक मंदिर बंद हो जाए, कोई टिप्पणी कर दे हिंदुत्व पर, तो देखिए ये इनकी राष्ट्रभक्ति है। और ये समस्या इधर ही नहीं है, उधर भी यदि कोई इस्लाम पर टिप्पणी कर दे तो सड़कों पर, मस्जिद पर टिप्पणी कर दे तो सड़कों पर। एक भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, इस पर ना तो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से, ना तो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय बहनों के समाज से कोई आंदोलन नहीं, कोई मरमरिंग नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई गुस्सा नहीं। ये मानसिकता है। जहां मुल्क की बात है तो टोटल नंबनेस, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, कोई असर नहीं। मंदिर की बात कह दी जाए तो सड़कों पर, मस्जिद की बात बोल दी जाए तो सड़कों पर लोग आ जाएंगे। इस मानसिकता को खत्म करना होगा। हमारी संवेदनशीलता मुल्क के प्रति होनी चाहिए, मंदिर मस्जिद के प्रति नहीं होनी चाहिए। मंदिर मस्जिद से देश नहीं चलेगा। देश के खिलाफ यदि किसी ने कहा कि टुकड़े होंगे, क्योंकि ये मोदी गद्दार है ना, इसको तुरंत जो है सेना के हवाले कर देना चाहिए था। और उसी को नहीं, ये भारतीय जनता दल ने कई बार कहा है कि जो इस तरह से कहा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, और भी सरेआम सार्वजनिक रूप से, तो ऐसा कहना हमारे देश की जो सार्वभौमिकता है, हमारे मुल्क की जो सार्वभौमिकता है, हमारे मुल्क की जो संप्रभुता है, जो सॉवरेंटी है, उस पर सीधा हमला है। और जब कोई ताकत हमारे देश की सॉवरेंटी और संप्रभुता या सार्वभौमिकता पर आक्रमण करता है, तो उसका इलाज जुडिशियरी नहीं है, उसका इलाज जो है ये न्यायालय नहीं है, न्यायपालिका नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट नहीं है, उसका इलाज सेना है। लेकिन उतनी ही बेहयाई दिल्ली हाई कोर्ट ने भी किया, उसको जमानत दिया। और इसके बाद देखिए उस दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी बेहयाई जरा देखिए। जमानत देते समय इसको, कन्हैया कुमार को, वो फिल्म उपकार का वो गाना लिखती है ये दिल्ली हाई कोर्ट। तो मुल्क के प्रति कितना मजाक भरा मानसिकता घुसी हुई, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे मैंने जो पूरा समाज हो। ये बहुत ही दुख की बात है। भारतीय जनता दल कहता है कि अपने मुल्क के प्रति संवेदनशीलता लानी पड़ेगी, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो कोई भी तबका हो। मुल्क है तो न्यायपालिका है, न्यायपालिका को भी समझना पड़ेगा कि उसका अस्तित्व जो है भारत के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। उस केस को हाईकोर्ट ने इंटरटेन ही क्यों किया? उसकी देश के प्रति संवेदनशीलता तो तब होती ना कि नहीं भाई, यह केस जो है वो न्यायपालिका का नहीं बनता है, ये बहुत गंभीर मामला है, उसके सीधे जो है सेना के हवाले। लेकिन सिर्फ एक भारतीय जनता दल के कहने से और सिर्फ एसपी सिंह के कहने से बात नहीं बनेगी। ये संवेदनशीलता पूरी आवाम में आनी चाहिए कि जहाँ देश की बात हो वहाँ पर गुस्सा आना चाहिए, क्रोध आना चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए। तो देश की बात होती है तो टोटल जो है नंबनेस, कोई असर नहीं। और एक मंदिर का ताला खुलता है कि नहीं खुलता है, जन्माष्टमी पर वो ताला खुलता है, इस पर तमाम बस यही मानसिकता तो देश विरोधी है। मैं साफ कहता हूँ कि मंदिर की बातों पर, मस्जिद की बातों पर, कुरान की बातों पर और जो है मन इस पर मनुष्य में मृत्यु की बातों पर तमाम इस तरह से उबाल, और देश की बातों पर जो है टोटल जो है बिल्कुल संवेदनहीनता, ये सबसे बड़ी वो गद्दारी है, सबसे बड़ी गद्दारी है ये। हमारी संवेदनशीलता
देश के प्रति होने चाहिए। और किसी ने कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसको देश के बाहर या सेना के हवाले। यही नहीं, जिन लोगों ने इसका समर्थन किया, राहुल गांधी ने समर्थन किया, सीताराम वो कम्युनिस्ट का या CPIM का सीताराम येचुरी ने समर्थन किया, डी राजा ने समर्थन किया, केजरीवाल जो मुख्यमंत्री बना, इस सबको जो है सेना के हवाले करना चाहिए था। मोदी जी, यदि आप में थोड़ी भी गैरत है देश के प्रति। और उसका हसर क्या हुआ देखिए सामने। उसको इस गद्दार वाम दलों ने, वामपंथियों ने लोकसभा का टिकट दे दिया लड़ने के लिए बेगूसराय बिहार से। कौन? वो कन्हैया कुमार जी ने कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। उसको इन गद्दार वाम दलों ने लोकसभा का टिकट दे दिया लड़ने के लिए। और बात यहीं तक नहीं, उसके प्रचार के लिए बॉलीवुड से सब आए। वो गद्दार जावेद अख्तर और वो शबाना आजमी, विनोद कश्यप, स्वरा भास्कर, ये सब आई थी गद्दारी करने के लिए। तो पूरा गद्दारी का जो मौका देने वाले वो मोदी जी हैं। एक गद्दारी करने वाला और एक गद्दारी का पूरा मौका देने वाला, उसको उत्साह देने वाला, उसको पूरा वो प्रोत्साहन देने वाला। तो ये सब गद्दारी करने वाले। अब मोदी जी जो है वो पूरा उसको मौका देने वाले और प्रोत्साहन देने वाले और ये पूरा संरक्षण देने वाले। ये तो बात वही है कि जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था पटरी पे आ रही है, तो इस गद्दार राहुल गांधी को जलन हो रही है। शर्म आनी चाहिए इसको कि इसी देश का खाता है और इसी देश से जलता है वो। और बात यहीं तक नहीं है, एक पत्रकारों का गिरोह है, वो सब इस देश के बहुत बड़े दुश्मन हैं। कौन है वो? एक है आशुतोष, दूसरा है अजीत अंजुम, और फिर इनके साथ जो जुड़े हुए कौन है? मुकेश कुमार, अंशुमान तिवारी, आलोक जोशी, अशोक वानखेड़े, NK सिंह, विनोद शर्मा, प्रभु चावला, विनोद अग्निहोत्री और छोटे मोटे और भी हैं, हरजिंदर, अमरीश कुमार, तमाम हैं। इस गद्दार राहुल गांधी की गद्दारी पर पूरा पर्दा डालते हुए इन्हीं को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरा वो अभियान चला रहे हैं यूट्यूब पर। अभियान का तिकड़म कि इसको मिला लीजिए, इसको जोड़ दीजिए, उसको तोड़ दीजिए, तो ये जाति मिल जाएगी, वो जाति मिल जाएगी, उनके साथ हो लीजिए, तिकड़म के साथ सत्ता उसको मिले। बताइए, इतने बड़े देश के अभिशाप को सत्ता दिलाने के लिए ये जो गद्दार जो है, ये आशुतोष, गद्दार वो अजीत अंजुम और फिर गद्दारों का एक जो है गद्दार जो है पत्रकारों का गिरोह, इनको देश से निकाल देना चाहिए। मोदी जी, देश से निकालिए देश के दुश्मन को। और सुनने में आया है कि ये भारत सरकार इस तालिबान से जो है बातचीत करने जा रही है। पहले तो ये लगा था कि भाई जो भारतीय फंसे हैं उनके लिए, अब उसने एक चारा फेंका है। देखिए, इसमें तालिबान क्या है ये दुनिया जानती है। बहुत ही क्रूरतम और निर्ममता और बेशर्मी की हर हदें पार करने वाला वो आतंकवादी है तालिबान। उससे हमारे इस्लाम आस्था वाले जो भाई बहन है, अब वो भारत के नहीं है तो भी अपने भारतीय, तभी अपने भाई बहन है, वो भी डर रहे हैं। अब वो बहुत डिस्परेट है कि उसको मान्यता मिले। अब पाकिस्तान ने तो मान्यता दे दिया, चीन अभी देने की सोच रहा है। अब भारत से वो जो है एक जो है माने भारत से उसे
उसके हर करतूतों की लेजिटिमेसी अभी उसको मिलनी बाकी है। तो चारा फेंका है भारत के कि भाई यहाँ पर आयरन ओर है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट करिए। ऐसी गलती मोदी जी की आप क्यों कर रहे हैं? इसी पर एक घटना वो सुनाई जा रही है। जब इस पर हमारे भारतीय जनता दल का एक पदाधिकारी कहता है, जरा इसको हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन बड़ी गौर समझे कि ये हमारे कुछ भारतीय भाई बहन फंसे हैं, वो कुर्बान हो जाएं। देखिए उनका वक्तव्य, वो कुर्बान हो जाएं, लेकिन तालिबान के आगे झुकना नहीं है, न उसे बात करनी है। यही हुई देशभक्ति कि हमारे देश के लोग, हमारे जब सेना के जवान मरते हैं तो कोई संवेदना व्यक्त करता है, तो वो लेकिन उस तालिबान से बात नहीं करनी है। यदि ये बात खोपड़ी में नहीं घुस रही है तो एक उदाहरण और दे रहा हूं। इसको मैं रिपीट कर रहा हूं कि भारतीय जनता दल के एक पदाधिकारी ने कहा कि सर, हमारे देश के यदि कुछ फंसे हैं, कुर्बान हो जाएं तो हो जाने दीजिए। देशभक्ति ये कहती है कि कदापि जो तालिबान जो काफी आतंकवादी है, उससे बात करने की हरगिज जो है वो भूल न की जाए। अब वो तालिबान कैसे जो है वो किन तरीकों से अब वो अफगानिस्तान पर कब्जा किया। और यही नहीं, अब कहते हुए भी हमको झिझक होती है, वो जो महिलाएं हैं उनको धमकी दिया है, मैसेज भेज रहा है कि तुम जो है वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ी हो ना, तुमको तुम्हारी इज्जत लूटेंगे और तुमको तुम्हारी जो है वो हत्या करेंगे, सरेआम यह है। तो उसके जघन्य जो है वो कुकृतियों का वर्णन करने की जरूरत नहीं है, वो दुनिया जानती है। जो उनका पक्ष लेते हैं वो भी जानते हैं। तो अपराधियों का पक्ष मतलब पक्ष लेने का एक आदत सी बन गई है, लेकिन समाज उनको दंडित नहीं करता है। समस्या ये है, ये व्यवस्था उनको दंडित नहीं करते, ये समस्या ये है। जैसे ये असदुद्दीन ओवैसी, सादाब चौहान, वो कोई रशीदी, अंसार रजा, शोएब जमई जैसे लोग जो उस इतने खतरनाक आतंकवादी से, और जो है वो मुनव्वर राणा और शफीकुर रहमान, टीएस हसन जैसे ऐसे कुछ तत्व हैं जो कि इतने खतरनाक तालिबान से हमदर्दी दिखा रहे हैं। मोदी जी में थोड़ी भी देशभक्ति होती तो इनको निकाल करके वो तालिबान के पास भेज देते, कहीं भाई इनकी खातिर कर दो, जो हमारे भारतीय भाई फंसे हैं उनको भी दे दो, इनके साथ वही कर दो आप। ये बहुत अच्छा चारा है आपके लिए, खातिर कर वो कर दीजिए इनकी। और ये आपको चाहते बहुत हैं, ये बड़ी तारीफ कर रहे हैं अपने यहाँ भारत में। तो मोदी जी में राष्ट्रभक्ति नाम की कोई चीज नहीं है। हर वक्त जो है तिकड़म और मुखौटा पहने हैं राष्ट्रवाद का। तो जो हमदर्द किस्म के हैं तालिबान से, वो तो अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी को क्या पड़ी है? इसलिए भारतीय जनता दल का वो जो कार्यकर्ता जो पदाधिकारी है, उनका कहना 100% बिल्कुल जायज़ है। कहते हैं कि साहब, हमारे देश के कुछ लोग कुर्बान हो जाए तो हो जाएं, लेकिन तालिबान से बात नहीं करनी चाहिए। इसको समझाने के लिए एक वाकया, एक घटना का उदाहरण मैं और प्रस्तुत करता हूँ। शायद 2001 में ये विमान अपहरण जो कंधार में सब ले गए थे अपहरण करके, तो वो विमान कहाँ का था? वो विमान वास्तव में काठमांडू से चला था भारत के लिए। आतंकवादियों ने उसका अपहरण करके फिर कहाँ ले गए,
वो इस्लामाबाद में उतार रहे थे तो दुबई में उतार रहे, कहाँ उतार रहे थे तो किसी ने उनको परमिशन नहीं दिया, तो फिर वो कांधार अफगानिस्तान का यही वहीं विमान को उतारा गया और वहीं से जो है बार्गेनिंग शुरू हो गई थी। अब देखिए यहाँ के लोगों की मानसिकता, ये लोग यही लोग जो है वो देशभक्ति का मुशायरा करवाएंगे, देशभक्ति का कवि सम्मेलन करवाएंगे ऊंचे ऊंचे मंचों से, उनके असलियत जरा देखिए। ये लोग विदेश मंत्रालय और प्रधान मंत्रालय दोनों को घेर के बैठ गए, करे कि हमारे आदमियों को छुड़वाइए और दुर्दांत और खुखार आतंकवादियों को कौन हाफिज सईद जैसे लोगों को छोड़िए। कोई देश इनसे नहीं पूछा कि अरे भाई ये सब जो है हमारे आप ही जैसे हजारों भारतीय भाई बहनों की ये सब हत्या किए हैं। कैसे जो जिनकी हत्या किए हैं वो आपके भारतीय भाई बहन नहीं है, आपके भारतीय भाई बहन सिर्फ वही तो नहीं है जो कि उस हवाई जहाज में फंसे हुए हैं। ये मानसिकता, किसी की आवाज नहीं आई कि भाई जो वहां पर हैं, जो फंसे हुए हैं वो कुर्बान हो जाएं, उन आतंकवादियों से बात नहीं करनी है। कोई भी यहाँ जितने घेर के बैठे थे किसी ने नहीं कहा। ये मानसिकता है, इसी को कहते हैं मुल्क के साथ गद्दारी, ये मानसिकता है। और वही लोग देशभक्ति पर गाना सुनाएंगे, देशभक्ति पर भाषण करेंगे, देशभक्ति का वो कवि सम्मेलन बराबर कवि सम्मेलन इसे हर संडे को या सैटरडे को आता रहता है। सब नाटकबाजी। यदि उस वक्त कोई कहता है कि नहीं भाई हमारे कितने अपनों को इन्हीं आतंकवादियों ने मार दिया है, तो हमारे वो भी अपने हैं जो फंसे हुए हैं, वो देश के लिए कुर्बान हो जाए तो बल्कि बेहतर है। और फिर इसी स्थिति को और हवा दिया इस गद्दार जीएनपीसी ने, लोगों को और उभारा। और क्यों उभारा कि ताकि उसको मौका मिले कि ये बीजेपी आतंकवादियों को छोड़ी है, बस इसीलिए, ताकि इसको अपनी गद्दारी को छुपाने का वो एक तो बहाना मिलेगा। बार बार बोलती है, बार बार किसी भी ट्वीट डिस्कशन में कि आपने जो आतंकवादियों को छोड़ा। इसीलिए बीजेपी की हर कृति जो है इन देश के गद्दारों को बचाने की है। ये राष्ट्रवादी हो नहीं सकते। ये सबसे घोर जो है वो राष्ट्रद्रोही हैं बीजेपी वाले, देश के दुश्मनों को बचाने वाले। ये जो है राष्ट्रवादी नहीं है। वो कुछ अब देखिए एक महत्वपूर्ण चीज छूट गई है। एक न्यूज़ 24 का एक पत्रकार है, उसका नाम है राजीव रंजन। माहौल क्या है ये करता रहता है। तो जामा मस्जिद पर इकट्ठा हुए हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के लोग थे। वो पूछ रहा है कि भाई जो तालिबान जो है वो इस्लाम के नाम पर जो ये अत्याचार कर रहा है, जो आतंकवाद फैला रहा है, इस पर क्या कहना है। एक तो न्यूज़ 24 के लोगों को ये जानना चाहिए कि आतंकवाद से इस्लाम का कोई वास्ता है ही नहीं। आतंकवाद से इस्लाम का ही नहीं, किसी भी पंथ का कोई वास्ता नहीं है। कभी लोग आतंकवाद को वो जो है वो सिख धर्म से जोड़ देते, वो भी गलत है। और इसीलिए कुछ असामाजिक तत्वों ने इस आतंकवाद को हिंदू आतंकवाद से भी जोड़ने की एक प्रथा चालू कर दी थी। आप सबको याद होगा कि वो जो कमल हसन था, जो कि हिंदी सिनेमा में भी काफ़ी नाम कमाया, वो गद्दार कमल हसन कह रहा है कि नाथूराम गोडसे पहला हिंदू आतंकवादी था। वो इसी कारण कि आतंकवादियों को किसी पंथ से जोड़ने की एक प्रथा जो चल पड़ी थी, उसी का दुष्परिणाम। तो कोई जो है उसको इस्लाम से जोड़ रहा है, अब कोई जो है
वो कोई जो है वो हिंदू वो हिंदू से जोड़ रहा है। इसकी एक कुप्रथा चल पड़ी थी। तो वही मानसिकता को लेकर के राजीव रंजन पूछ रहा है कि भाई जो इस्लामिक आतंकवाद, भारतीय जनता दल ने कल के वीडियो के अनुसार प्रभु कृष्ण जी के जो गीता में उन्होंने उपदेश दिया, उसमें एक प्रकरण भारतीय जनता दल को प्रासंगिक लगा और उसके अनुसार बताया कि भाई उसका सारांश और उसका इशारा ये था कि ये जो आतंकवादियों के इशारे पर जो इस तरह की हरकत करते हैं वह नैतिक और वैचारिक रूप से वो मृतक प्राणी हैं और ऐसे लोगों का किसी भी पंथ से कोई दूर दूर तक का भी कोई नाता नहीं है, ये बताने की कोशिश की। और यही समझ जो है हर एक भारतीय भाई बहन को, चाहे वो हिंदू सनातन आस्था वाला आदरणीय भारतीय भाई बहनों का समाज हो, चाहे हमारे इस्लाम आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों का समाज हो, कि आतंकवादियों से, अपराधियों से किसी भी पंथ का, चाहे वो इस्लाम हो चाहे जो हिंदुत्व हो, उससे कोई नाता नहीं। ये समझ जो है विकसित होना चाहिए और होने की परम आवश्यकता है। ये होने के बजाय वो खुलेआम कह रहा है कि भाई कि जो इस्लामिक आतंकवाद है उस पर क्या कहना है। और दुख की बात कि हमारा पूरा मजमा बस उसी मानसिकता में जवाब दे रहा है कि हमारे इस्लाम में तो लिखा है कि भाई वो हिंसा मना है, यह है। अरे भाई ये कहते हैं कि भाई वो आतंकवादी है, उस आतंकवादी से इस्लाम का क्या मतलब? यह किसी ने भी नहीं कहा। तो ज़रूरत इस बात की है कि भारतीय जनता दल ये निवेदन करता है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में इस तरह की बात जो वीडियो के माध्यम से ये स्पष्ट किया जा रहा है कि आतंकवाद का, अपराध का इस्लाम ही नहीं या कि किसी भी पंथ से कोई व्यवस्था नहीं है। इस तरह का वीडियो जो है कम से कम इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में जरूर भेजें। जरा ये समझ तो विकसित करें, बहुत कल्याण इस देश का हो जाएगा। लेकिन उसमें जो वो कह रहे थे उनमें उनका भी दोष नहीं है, कुछ दोष तो है। उनके सामने जो माहौल जो है वो प्रस्तुत किया गया, किसी ने उनको ये सिखाया नहीं कि भाई मुल्क परस्ती आपका मजहब है और अवाम परस्ती आपका मजहब है। ये इस्लाम तो आपका एक पंथ है, व्यक्तिगत है, आप उसको मानिए चाहे न मानिए, आपका व्यक्तिगत है। लेकिन इस्लाम में सब कुछ नहीं है। असली मजहब असली आपका धर्म है जो है मुल्क परस्ती। और तर्क इस तरह से दे रहे थे हर वक्त कि मेरे इस्लाम में ये लिखा है, तो मेरे कुरान में लिखा है, तो अल्लाह ने कहा। अरे भाई ये इस्लामिक स्टेट नहीं है कि यहाँ हर बात जो है वो कुरान के अनुसार चलेगी। यह देश संविधान से चलता है। संविधान की अहमियत को किसी ने भी नहीं कहा उसमें। तो ये मानसिकता का एक बहुत बड़ा गड्ढा है, उससे बताया। लेकिन यही नहीं, हमारे गांव गिराज के छोटी छोटी कस्बों से जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की जो प्रतिक्रिया आती है, बल्कि वो लोग इनसे अधिक जागरूक दिखते हैं। वो भारतीय एकता की बात काफ़ी करते हैं। और यही नहीं, अब तो टीवी डिस्कशनों में भी अब उसकी प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने लगी है। एक जो है एंकर टीवी का साथ देखा गया है, पूछा भाई कि आप तो देहातों में घूमते हैं, बताइए देहातों का माहौल क्या है। क्या लोग कहते हैं कि क्या लोग बीजेपी के पक्ष में हैं, क्या लोग जो है वो माने सपा के पक्ष में है, या बसपा के पक्ष में, या कांग्रेस पक्ष में। तो उसने कहा नहीं, सब यहाँ लोग एकता के पक्ष में है। और ये स्पष्ट है कि एकता की मुहिम जो है, यानी कौन वो चला रहा है। एकता की मुहिम जो है भारतीय जनता दल चला रहा है। और भारतीय जनता दल यही कहता है
कि हमारी आवाम जो है, हमारे भारतीय आवाम जो है, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम सशक्त हो, ताकतवर हो। चूँकि इस पार्टी का ही नाम है भारतीय आवाम ताकत दल। भारत की आवाम को ताकतवर बनाना है, और वो ताकतवर कब होगी? जबकि वो एक होगी। ये और एक किस आधार पर होगी? भारतीयता के आधार पर होगी। तो इसलिए भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान। ये नहीं, भारतीयता आधारित जो है राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, मुल्क परस्ती और अपने आवाम से मोहब्बत, आवाम परस्ती, सब कुछ भारतीयता आधारित। ये सिखा रहा है भारतीय जनता दल। अब ये चीज़ हमारी आवाम भी समझ रही है, उसको अपनाने के लिए वो मानसिकता का प्रदर्शन भी कर रही है, और उसकी प्रतिध्वनि अब आना शुरू हो गई है। हाँ, इतना जरूरी कि वो भारतीय ताकत दल का नाम नहीं ले रहे हैं। ये उनकी एक रणनीति का हिस्सा है कि वो भारतीय ताकत दल का नाम नहीं लेंगे। कोई बात नहीं है। भारतीय ताकत दल अपने इस प्रयास पर, अपने इस मिशन पर कि पूरे देश के लोगों को भारतीयता के आधार पर, भारतीय भाईचारा के आधार पर, भारतीय सद्भाव के आधार पर एक करना है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।